हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स जो सिविल और मैकेनिकल में कॉमन है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के लिए पॉलिटेक्निक सिस्टम में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, ड्राइंग जो है थोड़े से टफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स हम लोग ने सीरीज शुरू करी है और इसके पहले आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन 4 एपिसोड में खत्म हो चुका है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का एपिसोड नंबर 5। अब एपिसोड नंबर 5 में होगा क्या? एपिसोड नंबर 5 में होगा चैप्टर 2। चैप्टर 2, जी हाँ, चैप्टर 2 वी आर बिगिनिंग इन द एपिसोड नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ फोर्सेस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 of applied mechanics. The name of the chapter is laws of forces. तो इसको तुरंत शुरू करते हैं। laws of forces में हम सबसे पहले यहां पढ़ेंगे न्यूटन के 3 नियम, जो फोर्सेस के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए। नंबर 1, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो कोई पिंड अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा जब तक उसको बाह्य बल लगाकर वहां से विस्थापित ना किया जाए। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व। तो इसको हिंदी में जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व का नियम आपने समझ लिया। नाउ वी कम टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन फॉर द फोर्सेस। सेकंड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या तात्पर्य है इसका? रेखीय संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। तो P इज द लीनियर मोमेंटम एंड T इज द टाइम। तो dp अपॉन dt क्या हो जाएगा? dp अपॉन dt विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और ये वैल्यू फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu। तो फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, m कॉमन ले लिया, v माइनस u अपॉन t। और आपको ये पता है इस फॉर्मूले के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस at। जो गति के 3 नियम थे उसमें जो पहला नियम था v इज इक्वल टू u प्लस at, तो अगर u इधर लाएंगे तो v माइनस u अपॉन t कर देंगे तो एक्सेलरेशन a बचेगा। इसके स्थान पर हमने लिखा है a। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात आपको याद रखनी है। तो फोर्स जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान का यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज नोन एज न्यूटन। सो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। और इसका अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखें, इसकी विमाएं लिखा, इसका विमीय सूत्र लिखें तो दिस इज mLT माइनस 2। और ये मैंने आपको लेक्चर 1 में उस पर बता दिया था, चैप्टर 1 में, कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। और यहां बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो समझते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 9.8 किलोग्राम फोर्स। नो, 1 किलोग्राम फोर्स इज 9.8 न्यूटन। तो यहां पर हो गए न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। न्यूटन का दूसरा नियम F इज इक्वल टू ma या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हो गया। नाउ इट इज द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है ये आप लोगों ने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इसको पढ़ रखा है, एक्शन रिएक्शन लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक बल का उतनी ही मात्रा का और बल की विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल सदैव होता है और यह सदैव होता है। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। किस फॉर्मूले से दिया जाएगा? यहां पे लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये रहा कैपिटल जी
मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों अर्थ और सन एक दूसरे पर इस वैल्यू से, अभी आप जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 10 की पावर -11, सन का मास रखेंगे 2 × 10⁻30, अर्थ का मास रखेंगे 6 × 5.6 होता है समथिंग 10 की पावर 24, और ये डिस्टेंस रख देंगे 1.5 10 की पावर 11 स्क्वायर कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी, इतने फोर्स से अर्थ सन को अपनी ओर खींच रहा है और बदले में सन अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। सो एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन बन जाता है। सो आप एक बात और समझिएगा, बड़े पते की बात बता रहा हूं कि फोर्सेस, प्रकृति में फोर्स हमेशा जोड़े में ही एग्जिस्ट करते हैं। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कोई बल ऐसा नहीं हो सकता जिसका जोड़ीदार ना हो, और वो जो जोड़ीदार होता है वही उसका प्रतिक्रिया बल कहलाता है। कैसे होता है, लेट अस सी। सपोज करिए एक ये समतल है, समतल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक का मास m है। ये हॉरिजॉन्टल है तो ब्लॉक का जो वेट होगा mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। तो mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है वो कौन है, वेट ऑफ द ब्लॉक, या हम कह सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक किस पर, ऑन द टेबल। तो बदले में टेबल क्या रहेगा, चुपचाप बैठेगी, टेबल भी कि हम भी शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स बाय द टेबल, एंड दिस रिएक्शन फोर्स बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक, एक्शन बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल। इस R का मान, रिएक्शन फोर्स का मान इसके बराबर है। देखिए R बराबर mg, एक बात, लेकिन दिशा इस mg के विपरीत है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड है और R की वैल्यू वर्टिकली अपवर्ड है, राइट। सो दोनों यहां पे कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब एक बात और समझते हैं, अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल ना हो के इनक्लाइंड होता, ऐसे जैसे इनक्लाइंड रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक का वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, वेट का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इस नत समतल के लंबवत कार्य करेगा, mg cos थीटा। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका रिएक्शन फोर्स इस mg cos थीटा के विरोध में होगा और mg cos थीटा के बराबर में भी आएगा। Therefore, reaction forces are always opposite to the action forces and magnitude is equal to the action forces। एक बात आप यहां पे नोटिस करिए कि इस mg का एक घटक ये भी होगा, आप लोग सवाल लगाते हैं mg sin थीटा भी होगा, और अगर इस पे फ्रिक्शन है तो यहां पे फ्रिक्शन भी आएगा। अभी फ्रिक्शन हम पढ़ नहीं रहे इसलिए फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। अगर होगा और ये ब्लॉक नीचे सरकने का प्रयास करता है तो ये फ्रिक्शन ऊपर की ओर जाएगा। कुल मिला के mg sin थीटा है, mg है, mg cos थीटा है, फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, लेकिन ये बल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर क्यों है, R की वैल्यू mg के बराबर क्यों है। रिएक्शन फोर्स जब भी कोई सरफेस लगाती है, थंब रूल बता रहा हूं, रिएक्शन फोर्स जब भी कोई सरफेस लगाती है तो हमेशा उस फोर्स के अपोजिट होता है जो फोर्स उस सतह पर परपेंडिकुलर लग रहा है। सो mg इज परपेंडिकुलर ऑन दिस टेबल, तो R की वैल्यू mg के बराबर है। mg cos थीटा इज परपेंडिकुलर ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, इस नत समतल पर mg cos थीटा लंबवत है, तो R की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है। और इस तरह की सिचुएशन आपको मैकेनिक्स में आगे बहुत सारे मिलने वाली हैं। ये फंडामेंटल्स आपके लिए क्लियर होना आवश्यक थे। आगे आते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। बल के चारित्रिक गुण क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके गुण होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब गुण कितने होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। पहला मैग्नीट्यूड, यानी जो फोर्स होता है उसमें एक तो हो गया उसका परिमाण, उसकी मात्रा, कितना बल, दूसरा उसकी दिशा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बिंदु जहां पर फोर्स क्रिया कर रहा है, लगाया जा रहा है।
लाइन ऑफ एक्शन, बल की क्रिया रेखा। आइए इसको समझते हैं। यहां पर एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो पहली चीज, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ये क्या हो गया, इसका हो गया परिमाण। कि भाई फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, पहले आपको बताना पड़ेगा कितना फोर्स लग रहा है। तो ये 10 न्यूटन हो गया। दिशा, डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। कैसे बताएंगे, बोले साहब हॉरिजॉन्टल के साथ इस फोर्स ने इतने डिग्री का कोण बना रखा है, इतने कोण पर ये फोर्स लग रहा है। और कौन सी दिशा हो सकती है, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल इस तरफ, हॉरिजॉन्टल इस तरफ, हॉरिजॉन्टल के साथ बोले साहब 30 डिग्री पर इधर की एक फोर्स लग रहा है, से 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो फोर्स ऑलवेज हैज सर्टेन डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस बिंदु पर कार्य कर रहा है, तो वह बिंदु यहां पर कितना है। तो दिशा की बात तो इससे आ गई, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां से आया, पॉइंट बी से। क्योंकि ये जो फोर्स यहां पे काम कर रहा है, इस पॉइंट पे काम कर रहा है, तो फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट। और सबसे महत्वपूर्ण, बल की क्रिया रेखा। बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि होने के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, अगर उसकी डायरेक्शन को हम ऐसे आगे बढ़ाएं, सो दिस ए बी सी, अगर ये पूरी लाइन लगाई जाए तो दिस ए बी सी इज द लाइन ऑफ एक्शन, या अगर हम सी बी हटा दें, सो ए सी इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्सेस। बल के 4 ये चारित्रिक गुण होते हैं, परिमाण, दिशा, किस बिंदु पे लगाया जा रहा है, और बल की क्रिया रेखा क्या है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। बल की स्वतंत्रता क्या है, फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। सो लेट अस सी, ए बॉडी में बी अंडर द एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेस। कोई एक पिंड है और इस एक बॉडी है। अब इस बॉडी पर एक फोर्स F1 काम कर रहा है, एक फोर्स ये काम कर रहा है F2, और एक ये फोर्स काम कर रहा है F3। सो देयर आर 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। अब इस पर बॉडी पर जो असर होगा, इन तीनों का परिणामी होगा। लेकिन अगर हम इसमें से F2 हटा दें और F3 हटा दें, तो क्या F1 भी अपना काम करना बंद कर देगा? नहीं, F1 जो है ठीक उसी तरीके से अपना काम करता रहेगा जैसे पहले कर रहा था। क्या मतलब हुआ, F1 की क्रिया जो हो रहा है, F1 अपना जो असर पैदा कर रहा है इस बॉडी पर, वो F2 और F3 के लगे होने अथवा F2 और F3 के ना लगे होने से स्वतंत्र है। इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इन दोनों के होने अथवा इन दोनों के ना होने से इंडिपेंडेंट है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों यहां पर मेरे सहयोग में है अथवा नहीं है। ये अपना एकला चिलोरे अपना एक काम करता रहता है। तो फोर्सेस हैव इंडिपेंडेंट नेचर। सो द इफेक्ट ऑफ ईच फोर्स, प्रत्येक बल का जो प्रभाव होगा, इज इंडिपेंडेंट एज देयर इज नो अदर फोर्स। तो प्रत्येक बल का जो प्रभाव होगा इस प्रकार का होगा कि जैसे वहां पे कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्सेस। फोर्स के बारे में एक बात और जान लीजिए, 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क वाले बल और बिना संपर्क वाले बल। आपने अपने मित्र को हाथ से पकड़ के खींच लिया, कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन आपका मित्र आपके बुलाने पर आ गया, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वो फोर्सेस जिसमें फिजिकली कॉन्टैक्ट के साथ बल लगता है उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, संपर्क वाले बल कहते हैं। और वो फोर्सेस जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा फिर भी फोर्स काम कर रहा है उसको नॉन कॉन्टैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, रस्सी में किसी बॉक्स को बांधकर खींचना, कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी बॉक्स को धक्का देना, कॉन्टैक्ट फोर्स। एक पिंड को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देना, कॉन्टैक्ट फोर्स। चेन की पुलिंग, रोप की पुलिंग, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। बट व्हाट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? ऑल दोज फोर्सेस, but force exists there, but there is no contact between these two bodies, like gravitational force. सन और अर्थ एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं,
अर्थ और मून एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बट दीज ऑल आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये पेन मैंने उछाला और मेरे हाथ में आ गया, नीचे क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही थी मतलब फोर्स लगा रही थी, और ग्रेविटी ने अपनी ओर खींचा, फोर्स लगाया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो आवेश होते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल, एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींचता है, एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। तो जो खींच रहा होता है, जो फोर्स काम कर रहा है, इसमें कांटेक्ट नहीं है, इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हमने आज इस एपिसोड नंबर 5 में, ध्यान रखिएगा, अप्लाइड मैकेनिक्स पे जो एपिसोड की सीरीज है वो बढ़ती जाएगी। सो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट्स विद एपिसोड नंबर 5, और नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे इस चैप्टर के अगले हिस्से में। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी.एस. कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, और चल रहा है अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2, लॉज ऑफ फोर्सेस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 6। सो आज के इस एपिसोड नंबर 6 में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस, उसके बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों के संचरणीयता का सिद्धांत, और इक्विलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों की समतुल्यता का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बलों का निकाय, इसको हिंदी में बोलेंगे बलों का निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले बलों के निकाय में बहुत से प्रकार के फोर्स होते हैं। हम लोग करके एक एक करके फोर्सेस के नाम देखते हैं। पहले कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, कॉनकरेंट फोर्सेस, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। तो ये 8 प्रकार के बलों का निकाय इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया। हम एक एक करके इस फिगर में देखेंगे। इस फिगर में 12 फोर्सेस दिखाए गए हैं, और ये जो 12 फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F4, ये फोर्सेस हैं इस सामने वाले इस वर्टिकल प्लेन पे काम कर रहे हैं। F5, F6 ये साइड वाले वर्टिकल प्लेन पे काम कर रहे हैं। F7, F8, F9, F7 इस किनारे पर है, F9 इस किनारे पर है, और F8 यहां ऊपर के प्लेन पे काम कर रहा है। F10, F11, F12 ये ऊपर के प्लेन पर काम कर रहे हैं। अब एक एक करके इन सभी फोर्सेस को हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा फोर्स क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर को हिंदी में कहते हैं समतलीय। समतलीय ऐसे फोर्सेस जो एक प्लेन पर काम कर रहे हैं, उन फोर्सेस को कहते हैं समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्सेस। अब देखिए एक ऐसे कौन कौन से फोर्सेस जो एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं। सामने के ये फोर्सेस F1, F2, F3, F4 सामने के प्लेन पे हैं, इसलिए ये सारे चारों फोर्स कैसे हो गए? समतलीय हो गए। आगे देखते हैं F5, F6 ये साइड वाले प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पे काम कर रहे हैं, तो साइड वाले प्लेन पे काम करने वाले F5, F6 क्या कहलाएंगे? ये भी एक कोप्लेनर फोर्सेस हो गए। F10, F11, F12 ये ऊपर के एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों फोर्स भी कोप्लेनर या समतलीय बल कहलाएंगे। अगली कैटेगरी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन का मतलब असमतलीय, असमतलीय फोर्सेस। असमतलीय बल कौन कौन से हैं? वो बल जो एक ही तल पर कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात F1 सामने वाले तल पर है, F5 इधर वाले तल पर है, तो F1 और F5 असमतलीय, F1 F6 असमतलीय, F1 F10 असमतलीय, F1 F11 असमतलीय। ये सारे फोर्सेस एक दूसरे के साथ जो जोड़ा बना रहे हैं असमतलीय बल हैं, यानी एक इस प्लेन पे काम कर रहा है, एक इस प्लेन पे काम कर रहा है, एक इस प्लेन पे काम कर रहा है, तो ये सारे फोर्सेस असमतलीय बल कहलाएंगे। अगला देखते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक ही बिंदु से
गुजरते हैं, इनको बोलते हैं संगामी बल। एक ही बिंदु से गुजरने वाले बलों को संगामी बल या कॉनकरेंट फोर्स कहते हैं। अब देखिए इसमें बच्चों कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। F7, F8, F9, all these forces are passing through this point corner. So ये सारे बल कैसे हो गए? कॉनकरेंट फोर्सेस, संगामी बल हो जाएंगे। ये भी कॉनकरेंट फोर्सेस हो जाएंगे, ये तीनों कॉनकरेंट फोर्सेस। तो नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस कौन से हो जाएंगे? असंगामी, ऐसे बल जो एक बिंदु से होके नहीं गुजरते हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, all these forces are non-concurrent forces, असंगामी बल, क्योंकि ये बल आगे बढ़ाने पर अथवा पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु से होकर नहीं गुजरते हैं, तो ये हो गए नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। लाइक फोर्सेस, लाइक में बेटे आप देखेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, F1, F2 लाइक है, एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, तो ये हो गए लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से हो जाएंगे? हैं तो पैरेलल, F3, F4 देखो हैं तो पैरेलल, लेकिन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो F3, F4 आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसको समान समानांतर बल, असमान समानांतर बल कहते हैं। समान एक दिशा में, असमान विपरीत दिशा में। 7th इज कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, यानी इसको बोलेंगे समतलीय और संगामी बल। समतल में भी हैं, संगामी भी हैं, एक ही तल में है और एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। F10, F11, F12 ऊपर के हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं और ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो F10, F11 एंड F12 समतल में भी हैं, एक ही तल में हैं, एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। इसलिए इन तीनों बलों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? कोप्लेनर एक तल में, कॉनकरेंट एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो दीज आर द कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। 8वां हो जाएगा कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। प्लेन तो एक है लेकिन एक उससे पॉइंट से होकर नहीं गुजरते हैं। F1, F2, F1, F2 एक ही तल पे है, किसी बिंदु से नहीं गुजरेंगे। F3, F4 तल पे हैं, बिंदु कहीं क्रॉस नहीं करेंगे। F5, F6 एक ही तल पे हैं लेकिन किसी बिंदु से होकर नहीं गुजरते हैं। फोर्सेस को क्रॉस करने के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि मान लीजिए एक ये फोर्स है P और एक ये फोर्स है Q, तो क्या इनको हम समतलीय बोलेंगे? सोच लीजिए, 2 सेकंड का समय दे रहे हैं। क्या P और Q को समतलीय कोप्लेनर कहा जाएगा? यस, P और Q को समतलीय कहा जाएगा क्योंकि ये एक ही तल में बने हैं। ये दोनों फोर्सेस इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर बने हैं, इसलिए ये दोनों बल समतलीय हैं। यह दोनों फोर्स कोप्लेनर फोर्सेस हैं। क्या इनको हम संगामी भी कहेंगे? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ये कॉनकरेंट फोर्सेस भी कहलाएंगे P और Q? क्या ये संगामी भी कहलाएंगे? आइए लेट चेक करते हैं। एक काम करते हैं, इसकी क्रिया रेखा को आगे पीछे बढ़ाइए, इसकी भी क्रिया रेखा को आगे पीछे बढ़ाइए। क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं? यस, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट से X। इसलिए P और Q समतली होने के साथ साथ संगामी बल भी होंगे। These two forces not only are the coplanar but also the concurrent forces। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब कि जो संगामी होने का गुण है, यह बल की क्रिया रेखा को आगे अथवा पीछे बढ़ाने पर अगर कहीं भी काटते हैं तो वो संगामी बल ही की श्रेणी में आएंगे।
और ये समतली भी है, संगामी भी है। एक बात आपको बताएं कि आपको अधिकतर जो केसेस मिलेंगे मैकेनिक्स में, आपको मैक्सिमम जो केसेस मिलेंगे मैकेनिक्स में या फिजिक्स में, वो इस कैटेगरी के फोर्सेस मिलेंगे, कोप्लेनर, कॉनकरेंट। हो सकता है कॉनकरेंट ना हो, लेकिन कोप्लेनर फोर्सेस मिलेंगे। सो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू विल बी इनकाउंटरिंग विद will lie in this category, either coplanar or coplanar concurrent forces। तो बेसिकली इस तरह के फोर्सेस के बारे में हमें स्टडी करना होगा जो एक ही तल पर भी हैं और किसी एक बिंदु से होके गुजरते भी हैं। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस? इसको फिगर से समझते हैं। एक ये फोर्स F है, किसी बॉडी के पॉइंट A पर काम कर रहा है। अब ये फोर्स F इधर की ओर लग रहा है। अगर ये फोर्स इसकी बजाय पॉइंट B पर लगेगा, तब भी ये पिंड इस बल के प्रभाव में जिस दिशा में जिस त्वरण से गति करना था, इसको A पर लग रहा था, तब भी ये पिंड उसी दिशा में उसी त्वरण से गति करेगा। यही बल अगर C पॉइंट पे भी काम कर रहेगा, तभी इस पिंड में वही प्रभाव उत्पन्न होगा जबकि ये A पॉइंट पे काम कर रहा था। That means in this case force may be assumed to act on all points of line of action। इस क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर इस बल को कार्य करता हुआ माना जा सकता है। यह बल A पर कार्य करेगा, जो प्रभाव उत्पन्न होगा, B पे काम करेगा, वही प्रभाव उत्पन्न होगा, C पर काम करेगा, वही प्रभाव उत्पन्न होगा। तो शर्त क्या है इस बात की कि सेम प्रभाव उत्पन्न होगा? शर्त सुनिए, शर्त यह है लाइन ऑफ एक्शन। दीज फोर्सेस, ये जो पॉइंट है A B C, अभी बल काम कर रहा है पॉइंट A पर, इसकी जो क्रिया रेखा है पीछे बढ़ाने पर जो क्रिया रेखा मिली, इस क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर ये फोर्स F काम करेगा तो ये वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो A पर फोर्स लगने पर उत्पन्न हो रहा है। दैट मींस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स at any point this force may be assumed to act and it will produce the same amount of effect, right? तो इस क्रिया रेखा पे किसी भी बिंदु पर ये बल कार्य करेगा, वही प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों की संचरणीयता का सिद्धांत। इक्वालिटी ऑफ फोर्स, अगर बल समान प्रकार का दो अलग अलग बल समान प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हो तो वह दोनों बल इक्विवेलेंट फोर्स, समतुल्य बल कहलाते हैं। आइए समझते हैं उसको। ये एक कैंटिलीवर बीम है। इसी चैप्टर में हम कैंटिलीवर बीम के बारे में स्टडी करेंगे। कैंटिलीवर बीम है, बीम 5 मीटर लंबी है, यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 10 मीटर लंबाई पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 50 न्यूटन के कारण जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 500 न्यूटन मीटर। 100 न्यूटन के कारण जब बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 500 न्यूटन मीटर। यानी 50 न्यूटन का बल, 100 न्यूटन का बल इस कैंटिलीवर बीम पर एक ही मान का बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ फोर्स उत्पन्न कर रहे हैं। यह दोनों बल क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के लिए समतुल्य बल या इक्विवेलिटी ऑफ फोर्सेस। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक व्हील है, इस व्हील को आप इधर की ओर फोर्स लगाकर रोटेट कराना चाहते हैं और व्हील का रेडियस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसके कारण इसका जो रोटेशन डेवलप हो रहा है, कितना इसमें जो टॉर्क डेवलप हो कितना होगा? 20 × 10, 20 तो 200 न्यूटन सेंटीमीटर का बल आघूर्ण इस पे उत्पन्न होगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स 200 न्यूटन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। लेकिन यदि हम यहां पे लगाए 10 न्यूटन, यहां पे लगाए 10 न्यूटन,
यानी इसका आधा इधर लगाया, आधा इधर लगाया। ये रेडियस था 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन आपस में मिलकर एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के बराबर हैं और एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे हैं। ये मिलकर क्या बनाएंगे दोनों लोग, जल्दी से सोचो। ये दोनों लोग मिलकर बनाएंगे कपल, बल का युग्म, बल युग्म। और बल युग्म भी अपना मूवमेंट डेवलप करेगा। तो इसके केस में, इस वाले केस का जो बल युग्म होगा वो होगा फोर्स के बीच की लंबवत दूरी, और फोर्सेस के बीच की लंबवत दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन सेंटीमीटर। और जबकि यहां पे मूवमेंट कितना था, फोर्स और सेंटर से उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 200 न्यूटन मीटर। आप यहां पे देखिए 10 न्यूटन के 2 फोर्स लगाए और इस पिंड ने घूमना आरंभ कर दिया। इसके प्रभाव में पिंड ऐसे घूमेगा और इसके प्रभाव में भी पिंड ऐसे घूमेगा, तो रोटेशनल मोशन डेवलप हो जाएगी। लेकिन इन दोनों रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो सेम डेवलप हो रहा है। देयरफॉर दिस 20 न्यूटन एंड दिस 10 न्यूटन अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, यानी 20 न्यूटन और 10 न्यूटन के 2 बल, इन परिस्थितियों में एक दूसरे के लिए समतुल्य बल कहलाएंगे। दीज विल बी द इक्विवेलेंट फोर्सेस ऑफ ईच अदर अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। परिस्थिति के अनुसार यह दोनों बल एक दूसरे के लिए समतुल्य बल कहलाएंगे, क्योंकि एक ही प्रकार का मूवमेंट डेवलप ये करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द एपिसोड नंबर 6। अब हम अगले लेक्चर एपिसोड नंबर 7 मिलेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 ऑफ लॉ ऑफ मोशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। थैंक यू वेरी मच।